इसलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन क्लासेस 24/7, नाम नीचे दिखाई दे रहा होगा सॉल्यूशन क्लासेस 24/7 गाइडेड एजुकेशन। तो मैं सोचा कि आज कुछ 10th वालों के लिए भी हो जाए, सब कुछ जनरल वाले के लिए होता है, 10th वाले के लिए हो जाए, जिसमें बहुत सारा मैसेज आया। उसी मैसेज को मैंने ध्यान में रखा और सोचा कि बिहार बोर्ड का बच्चा जो कोरोना वायरस में बच्चा नहीं पढ़ पाया उसके लिए भी कुछ किया जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आगाज करने जा रहा हूँ एक ऐसा थ्योरम जो हमेशा हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि ये थ्योरम आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप अगर क्वेश्चन में उठा के देखिएगा तो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे CBSE वाले के लिए यहाँ पर इसमें घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए कमेंट बॉक्स उसी के लिए दिया जाता है कि आप अपनी भावनाओं को प्रकट करें। जब तक आप अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाइएगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा। इसलिए मैं आज बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक से आगाज करने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगाज करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। क्या नाम बाबू? थेल्स थ्योरम, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसी की महत्ता को देखते हुए मैं आपके लोगों के बीच लेके आया हूँ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ समझा देंगे। थेल्स थ्योरम एग्जाम में नहीं भी लिखा रहे, घबराने की बात नहीं है। इसको BPT के नाम से चला जाता है। BPT, DPT नहीं, DPT टीका होता है, मैं BPT का बारे में बोल रहा हूँ। BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। BPT का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो ऊपर लिख दिया गया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, PROPORTIONALITY। स्पेलिंग क्या है? PRO पोर्शन PORTIONALITY। तो प्रोपोर्शनलिटी पढ़ते इसको और थ्योरम। अब आपसे कोई पूछेंगे कि बताओ बाबू थेल्स थ्योरम का अदर नाम क्या है? थेल्स थ्योरम इज आल्सो नोन एज BPT, which means basic proportionality theorem. If you ask a question, तो you can say BPT means थेल्स थ्योरम। आगाज करते हैं, लेकिन इसके थ्योरम को याद रखते हैं। अगर थ्योरम याद रखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहेगा। चलते हैं थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। फिर से समझ लीजिए, लेकिन यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न का मतलब डिफरेंट पॉइंट्स, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को, यानी जो अदर टू साइड्स होती है, उसको एक ही अनुपात में विभाजित करना है। क्या बोले? याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यही थेल्स थ्योरम कहता है। चलो भाई, तो किसी भी चीज़ को जब भी प्रूव करने वाला सवाल है, इसमें हम लोग को 3 चीज़ जरूर याद रखना होता है, 4 चीज़। एक दिया है, एक सिद्ध करना है, एक रचना, एक प्रमाण। रचना का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, अपने मन से जो कुछ भी करना रहता है उसी को कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दिया है, इसको बोलते हैं गिव है, मतलब प्रश्न में जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। उसके बाद प्रूफ क्या करना है ये भी दिया रहता है प्रूफ करने के लिए। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन और प्रमाण यानी प्रूफ। ये हुआ प्रूफ, ये हुआ प्रूफ। अब देखते हैं तो सबसे पहले क्या दिया गया था बाबू, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित
करती है। मैं बार बार कहता हूँ ढिबिया है, रख लेना है, और सबको समझ लेना है ढिबिया है। ढिबिया है बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के लिए। जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम देंगे आज फिक्स कर लीजिए कि 5 मार्क आपका फिक्स हो गया। मैं थ्योरम 4-5 बताऊंगा। ये थ्योरम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। चलो भाई, गिवन में क्या दिया गया है? तो हम लोग को दिया गया था ABC एक ट्रायंगल है, दिखा दिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें दिया गया था D पैरेलल टू BC, यानी D समांतर क्या है BC, यानी गिवन में क्या लिखना है? ट्रायंगल ABC में D पैरेलल टू क्या दिया गया है? BC। अब देखो बाबू, AB को देखो भुजा, ये भुजा हो, भुजा AB को देखो D पर तथा AC को देखो तो E पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ध्यान रखना, भुजा AB को D पर तथा AC को E पर काटता है। यहाँ तक कोई डाउट? आपके सामने मैं फोटो दिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं। देखो मान चलो ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है? अब D है, और ये क्या है? E है। कौन सा आपको समझना होगा? ABC है, ये D है, E है। तो अब देखो भुजा AB को D पर और AC को E पर काटता है। सिद्ध क्या करना है? एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी जो AD बट्टा DB का रेशियो होगा वही AE बट्टा EC का रेशियो होगा। यानी कहने का मतलब है AD बट्टा DB का जो रेशियो होगा वही AE बट्टा AC का रेशियो होगा। इसी को बोलते हैं सेम प्रोपोर्शनल, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। रचना क्या की? तो रचना अपना मन से जो करते हैं उसको रचना बोलते हैं। देखो बाबू, रचना में क्या किए? इंग्लिश में उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। B और D को मिला दिया, B और D को क्या क्या बाबू? मिला दिया, और C और D को भी मिला दिया, C और D को भी मिला दिया। DE को मिलाया और CD को मिलाया, DE को मिलाया और CD को मिलाया, DE को मिलाया और CD को मिलाया। उसके बाद क्या किए? DM, यहाँ से DM परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर मतलब लंब, यानी DM परपेंडिकुलर किस पे डायरेक्ट हुआ? AC पे। और यहाँ से देखो EN, यहाँ से EN परपेंडिकुलर किस पे डायरेक्ट थी? AB पे। तो ध्यान रखना, जो जो अपना मन से थी उसको लिखना है। DM परपेंडिकुलर AC, DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB। तो वही बात लिखे हैं क्या? देखो बाबू, DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB खींचा। अब हम लोग की बात चलती है, जब 3 बात हो गया अब बात चलती है प्रमाण, या कि आगे इसको प्रूव कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे। अब इसी को सत्यापित करने के लिए जा रहे हैं, कृपया आप देखते रहिए। चलो भैया, हमको AD बाई DB चाहिए, तो अब आपको ये दिमाग लगाना है मुझे AD और DB लाना है, तो किस ट्रायंगल को लेंगे कि AD आ जाए? अरे ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि किसको लेने से क्या आएगा। तो हम देखें कि AD लाना है। ए बाबू, अगर AD लाना है तो हमको पता क्या चला कि एक ट्रायंगल AD ले लेते हैं, AD, तो इसमें AD है, आ गया, एगो तो पकड़ा गया। अब लाना बाबू क्या है? DE, DB, AD बटा DB। अब DB कैसे? अगर एक पता चला कि ऐसे अगर ट्रायंगल ले ले ऐसे, अब देखो बाबू आ गया। तो हमको पता चला एक ट्रायंगल ये ADE और दूसरा ट्रायंगल ये BD। देखो इसमें BD आ गया, इसमें भी ये दिमाग लगाना। जब भी प्रूफ करने वाला सवाल दिया हो तो ये दिमाग लगाना क्या कि किसको लेंगे तो क्या आएगा और प्रूफ क्या करना। तो हमको दिया था कि AB अपॉन DB AE अपॉन EC होना चाहिए। तो यहाँ से गौर किया अगर ट्रायंगल ADE लेते हैं तो हमको AD आ रहा है, और ट्रायंगल अगर BDE लेते हैं तो इसमें भी BD आ रहा है। तो बाबू ये बताओ, ट्रायंगल ADE तथा ट्रायंगल BD, अभी आपकी उम्र 15 साल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो बाबू क्षेत्रफल होता है, यानी किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है, यानी आधार गुना ऊंचाई, यानी ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई का मतलब हम लोग समझेंगे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। ये हमेशा याद रखना, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, याद रखना, सीधा सीधी होता है, उसको बोलते हैं हाइट। 90 डिग्री होता है हमेशा हाइट, ये बात याद रखना बाबू। हाइट कितना होता है बाबू? हमेशा 90 डिग्री, सीधा सीधी होता है, याद रखना, ठीक ना। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, अब कॉरस्पॉन्डिंग हाइट किसको बोलते हैं? जो बेस लेंगे उसी पर का हाइट लेना है, याद रखना बाबू। जो बेस लेंगे, अगर मानते चलो ये ट्रायंगल को कौन सा क्वेश्चन बना, ये ट्रायंगल है ABC, अगर ये वाला हाइट लिए इस बेस तो यही लेंगे 1/2, बेस क्या हो गया बाबू? मान के चलो BC और हाइट क्या हो गया 80।
तो अगर हम लोग जो बेस लेंगे उसी प्रकार हाइट लेना, ही ध्यान रखना। ऐसा जो कोई लिख देगा हाफ, ये लिख देगा ए बी, आई लिख देगा ए डी, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग ऐसा ले लें, इधर से यहाँ ड्रॉ कर दें ए बी सी, तो इसका हो जाएगा 1/2। अब मान चलो इसका बेस लिए क्या ए बी, ऐसी भी परपेंडिकुलर है तो सी, ऐसा होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यानी संगत ऊंचाई। तो बताओ बाबू, ट्रायंगल ए डी का क्षेत्रफल बट्टा ट्रायंगल बी डी का क्षेत्रफल, बोलेगा बट्टा में काहे लिया, बट्टा में इसलिए लिए बाबू, रेशियो में निकालना है, ए डी बट्टा डी बी, भागा में वैसे भी निकाल के अलग अलग भाग देते थे, एक समीकरण में को दूसरे आ जाता है, लेकिन डायरेक्ट काम करेंगे ट्रायंगल ए डी का क्षेत्रफल बट्टा ट्रायंगल बी डी का क्षेत्रफल। अब तुरंत बताए 1/2, तो 1/2। बोलो बाबू, इस ट्रायंगल में ए डी में गौर से समझना, मेरी बात को गौर से समझना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। देखो बाबू, अगर ये मान के मेरा ट्रायंगल है ए, ये डी और ई, बाबू रे यहाँ से यही ना हाइट है, हम बोले ना हाइट 90 डिग्री, यहाँ देखो ड्रॉ भी किया है कंस्ट्रक्शन में, इसका नाम है मान के एम नाम। तो अब जरा गौर करो बाबू, अभी तुरंत बोले जो इस पर का बेस होता है, जिस पे हाइट है, देखो ये नहीं ना कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो देखो इस बेस पे डाला गया है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ई एन हाइट हो गया और ए डी क्या हो गया, बेस हो गया। यहाँ बता बाबू हाफ इंटू ए डी, देखो ए डी इंटू क्या हो गया, हम बोले ना हाइट उसी प्रकार है, बेसे प्रकार क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं बाबू। तो बताओ ए डी इंटू ई एन, देखो ट्रायंगल बी डी, बोलेगा रुक जा बी डी, अब बी डी में बोलेगा तो ठीक है सर, ये तो बेस है, इसका हाइटवा कहाँ है, बोलेगा बी डी तो बेस है, इसका हाइटवा कहाँ है। ए बाबू, यहाँ एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये जो ट्रायंगल बनता है ना, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बनता है, तो अगर आप लोग ट्रायंगल के बारे में कॉन्सेप्ट होगा तो आप ये जानते होंगे कि ये ट्रायंगल जो बनता है बाबू, ये अधिकोण बनता है। क्या बनता है, अधिक कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनता है, अधिक कोण त्रिभुज। और अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोग को सर पढ़ाए होंगे, ये बताए होंगे कि जो भी अधिकोण त्रिभुज होता है उसका जो लंब होता है वो बाहर होता है। कहाँ होता है, वो बाहर होता है। तो देखो बाबू, ये तो अधिकोण 99 करते हैं, ठीक ना, अधिकोण आप लोग को पता ही है, ठीक। देखो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। 90 डिग्री को बाबू क्या बोलते हैं, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं बाबू, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री छोटा क्या बोलते हैं, अधिकोण। तो याद रखना, अधिकोण त्रिभुज का जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ होता है, यानी स्पेस को बढ़ाना पड़ता है पीछे, तब इस पे ड्रॉ होता है। ये देखो बाबू, अब इस बेस को क्या किए, यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ से मिल गया। फिर देखो हाइट यही ना हो गया, ई एन। हाइट क्या हो गया बाबू, ई एन। तो बताओ ई एन अपॉन ई एन कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ए डी बाई डी बी, ये रेशियो तो आ गया। एक काम मेरा हो गया, एक काम मेरा हो गया। अब चलते हैं, बारी आई किसकी बाबू, इधर का काम समाप्त, इधर का भी ले लेते हैं बाबू। देखो वही फिर लाना ए ही, तो फिर इसी ट्रायंगल से ए भी आएगा। देखो तो ट्रायंगल क्या हो गया, ए डी का क्षेत्रफल। अब लाना है क्या बाबू, ई सी। ई सी देखे इस ट्रायंगल से आ रहा है ना, देखो बाबू इस ट्रायंगल से ई सी आ रहा है ना, इस ट्रायंगल से आ रहा है, तो जरा गौर करना, सी डी किससे आ रहा हो, देखो 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 गौर से देखना, सी डी ई। देखो बाबू थोड़ा इसको देखना, सी डी ई। अब बाबू ने सी डी, अब फिर देखो इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया, इस बेस को, तो देखो यहाँ मिल गया ना। अब देखो ए डी का क्षेत्रफल, अब इधर का लंब लेते हैं, तो ये हाफ ए इंटू देखो हाइट क्या हो गया, डी एम। क्या हो गया बाबू, डी एम। अब इधर का देखो हाफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ई सी, यहाँ भी डी एम। पीछे का चला जाएगा, देखो हाफ से हाफ कट गया, डी एम से डी एम कट गया, इतना ध्यान रखना। देखो अब आपको एक सिंपल तरीका बता, यहाँ क्या लाना था, ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी आना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ से हाफ कट गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ई एन क्या है, ई एन परपेंडिकुलर, इधर ई एन लेंगे तब ना कट जाएगा। देखो ट्रिक याद रखो कॉन्सेप्ट, अरे ई कट जाएगा तब ए डी अपॉन डी बी बचेगा, तो ई एन को ई एन से काट दिए, इतना दिमाग है। इधर वाला ई एन हो गया, इधर वाला डी एम हो जाएगा, तो इधर देखो दोनों जगह ऊपर नीचे समान है, तब ना कट जाएगा, ये भी डी एम हो जाएगा, हाफ इंटू देखो अपने हो गया ए अपॉन सी। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या समझे, क्या बोले कुछ नहीं, ए डी अपॉन डी बी लाना है, कोई दिक्कत नहीं, ए डी अपॉन डी बी लाना है ना, इधर ई एन है ना, तो ई एन इधर लिख देना, ई एन इधर लिखना, इधर देखो ए अपॉन ई सी लाना है ना, इधर डी एम है ना, डी एम इधर लिख देना, डी एम इधर लिख देना, ए हो गया कार्य।
अब देखो ये हो गया, ये हो गया, बोलेगा आ तो गया, लेकिन देखो अभी आया नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं, आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है। वो थ्योरम ये पढ़ा है बाबू कि यहाँ देखो बाबू कि एक ही आधार और समांतर रेखा, 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ा है कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। ठीक ना? आधार एक ही हो, जितना भी ट्रायंगल खींचे सबका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? समान होगा। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। तो बाबू यहाँ गौर करना, यहाँ बाबू गौर करना। फिर हम देखो बार बार आपके सामने फोटो ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो बाबू, ये हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ और ई हुआ। ये बाबू ये देखो बाबू, गौर से देखना, गौर से मेरे बाबू देखना, मेरे सोना। तो चल जाएगा बोरा में, 5 मार्क चल जाएगा बोरा में नहीं जाना बाबू, इसलिए समझना है। ये देखो बाबू, ये भी समांतर रेखा है। डी पैरेलल टू क्या बोले? BC। डी पैरेलल टू क्या है बाबू? BC। अब डी पैरेलल टू BC है। अब जरा गौर करो, इसी पैरेलल लाइनें के बीच ये ट्रायंगल बना है बाबू, BDE और CD। देखो तो ये लिखे हैं ट्रायंगल BD तथा ट्रायंगल CD, एक ही आधार, देखो एक ही आधार D तथा समांतर रेखा BC और D के बीच बने त्रिभुज है। देखो क्या लिखे हैं कि ट्रायंगल BDE तथा ट्रायंगल CDE, एक ही आधार इसका क्या हो? यहाँ देखो D तथा क्या है? BC, D तथा समांतर रेखा BC और D के बीच बने त्रिभुज है। तो अभी तुरंत 9th में बोला है ना, याद रखना एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच। अगर आपको इतना बात याद न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना बात जरूर याद रखना बाबू, एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। बाबू इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल बना था? BD का क्षेत्रफल और CD का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जब बाबू BD का क्षेत्रफल और CD का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया तो यहाँ से देखो क्या निकल गया? समीकरण 2 से यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल AD यानी त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल CD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AD का क्षेत्रफल और यही CD के क्षेत्रफल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, BDE का क्षेत्रफल लिख सकते हैं बाबू, BD का क्षेत्रफल। यहाँ कोई डॉट नहीं क्योंकि CD किसकी इक्वल है? BD की। अब जब ये BD के क्षेत्रफल है, अब बताओ AD का, तो हमको पता था AE अपॉन कितना? अब EC, यहाँ मिलते AE अपॉन EC, तो आपस में बराबर था, तो AE अपॉन EC। अब मान के चलो इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, क्या मान लिया इसको? इक्वेशन 3। अब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ AD अपॉन DB था और यहाँ भी आ गया AE अपॉन EC। अब यहाँ देखो बाबू, एक रूल होता है, अगर RHS आपस में इक्वल हो तो LHS में क्या होता है? अगर RHS इक्वल हो तो LHS भी इक्वल होता है, LHS इक्वल हो तो RHS भी इक्वल होता है। अब दोनों तरफ का देखते हैं, LHS आपस में इक्वल है, तो यहाँ भी होगा ट्रायंगल AD का क्षेत्रफल बाय ट्रायंगल BD का क्षेत्रफल, यहाँ भी होगा ट्रायंगल AD का क्षेत्रफल बाय ट्रायंगल BD का क्षेत्रफल। अगर दोनों LHS आपस में बराबर है तो RHS इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो मैंने आप लोगों को थेल्स थ्योरम, जिसको DPT बोला जाता है, मैंने बेहतरीन अंदाज में आप लोग को बताया। एक बार फिर से दिया है, जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में D पैरेलल टू BC यानी D समांतर BC तथा भुजा AB को D पर तथा AC को E बिंदु पर करता है। कोई डॉट नहीं, सिद्ध करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन BC। रचना में DE तथा CD को मिलाया और DM परपेंडिकुलर AC एवं EN परपेंडिकुलर AB खींचा। परिमाण में ट्रायंगल AD तथा ट्रायंगल BD में AD का क्षेत्रफल बाय BD का क्षेत्रफल हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू DB इंटू EN से कट गया, हाफ से आप कट गया AD अपॉन। अब लेते हैं त्रिभुज AD। जब त्रिभुज AD लिए बाबू तथा CD ये तो वही हो गया AD का क्षेत्रफल बटा CD का क्षेत्रफल हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू EC इंटू DM से कट गया AE अपॉन EC। अब देखो बाबू, हम अभी तुरंत पता है कि ट्रायंगल BD और CD एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज हैं। अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि आधार एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होते, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान हो गया। ट्रायंगल AD अपॉन ट्रायंगल CD बराबर ट्रायंगल AD और CD की जगह यहाँ से लिख सकते हैं BD, और दोनों जब आपस में इक्वल है
तो समीकरण 1 और 3 से AD/BB = A। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कृपया इसे नोट डाउन करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा 5 मार्क एग्जाम में फिक्स हो जाए तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, मैं बार बार आपको याद दिलवाता हूँ, इसको याद नहीं करना। इसका जो नेक्स्ट होगा इसका विलोम मैं उसको भी बताऊंगा। जितना भी थ्योरम मेनमन है मैं थ्योरम आपको बिल्कुल बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताऊंगा। आप जरूर लिखिए कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कृपया इसे आप 1 मिनट के लिए इसको लिखें।